हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं ये वीडियो, ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। लेकिन क्या ही बताऊँ आपको, ये वीडियो आपके पास बहुत देर पहले ही पहुंच गई होती। पूरे 1.5 घंटे की वीडियो, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो बेकार हो गई। और 1 घंटे 30 मिनट की जगह वो पूरे 2 घंटे की हो गई। और 2 घंटे की क्यों हो गई आपको हम बताते हैं कि ये वीडियो आपके पास पूरी पहले बहुत देर पहले पहुंच गई होती, 9 बजे पहुंच गई होती। लेकिन क्या रहा कि थोड़ा लेट हो गया। लेट ऐसे हो गया कि इसमें वीडियो के साथ साथ केबीसी भी जुड़ गया तो सोचा तो ये था केवल प्रश्न ही प्रश्न जाएंगे, लेकिन केबीसी भी इसमें पूरा आ गया, इसलिए वो वीडियो हमको कैंसिल करना पड़ा। और अपलोड भी हो चुका था वो लगभग पूरा ही, फिर हमने देखा तो उसको कैंसिल करना पड़ा, इसलिए वीडियो हो गई पूरी तरह से लेट। अब ये दोबारा रिकॉर्ड की जा रही है, बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी दोबारा रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि आज सेकंड पेपर डालना ही डालना था। हम तो ये सोचा था पूरा आज जो थियोरटिकल है वो भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्टिव है वो भी डाल देंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो वीडियो पहले ही पूरी तरह ख़राब हो गई। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए दोबारा पहले इसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को। ओके, आप देखिएगा इसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरे 255 प्लस क्वेश्चन हैं। कितने? 255 प्लस, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। हम लोग इसमें बहुत डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं, केवल आंसरिंग करेंगे, केवल आंसर इसका लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले एक वीडियो बना चुके हैं 1.5 घंटे की, उसने ही बहुत ज़्यादा बताया गया था उसमें ही, लेकिन अब वो नहीं रही, खैर बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई। फिलहाल ये दूसरी वीडियो बनाई जा रही है, इसमें केवल आंसर करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए, ठीक है। हम लोग चलेंगे फटाफट से आंसर करेंगे। और आपको पता ही है ये पेपर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चल रहा है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पेपर 102 है ये, विशेष ध्यान रखना 102 के। इसमें ऑल यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ऑल यूनिट्स के। अच्छा, ये केवल एक ही बुक से नहीं है, ये 2-3 बुक्स लेकर तब ये बनाया जा रहा है पेपर, ठीक है, तभी आपके सामने रखा जा रहा है। ओके, तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ये वाला पेपर हम देख रहे हैं, पेपर 102 है ये। इसके ऑल यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, इसलिए अंत तक पूरा देखना। ओके, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाँ एक बात और, जब प्रश्न पढ़ा जाए तो आप वीडियो को देखना, प्रश्न सुनना, उसके बाद वीडियो पॉज करना, फिर आंसर लगाना, और आंसर लगाने के बाद फिर आंसर देखना कि आपका सही है अथवा नहीं। तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके कितने सही हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषता है, तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषता क्या है, इसका आंसर आप डी लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वाली वीडियो में बहुत किया और वो वीडियो नहीं यहाँ पर आई, मतलब ख़राब हो गई पूरी, अपलोड करने के बाद भी बेकार हुई, तो क्या ही करते सर, ठीक है। तो हम लोग बस इसका आंसर ही आंसर करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए। दूसरा देखिए, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के लेखक हैं स्पेंसर। शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर। और चौथा देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने कब से लेखन कार्य प्रारंभ किया? तो कब से किया? 1861 से, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में शैक्षिक टेलीविज़न का शुभारंभ कब हुआ? शैक्षिक टेलीविज़न के शुभारंभ की बात यहाँ की जा रही है, तो वो हुआ 1959 में। ओके, टेलीविज़न पर कृषि दर्शन का शुभारंभ कब हुआ? जैसे 1959 में यहाँ पर टेलीविज़न पर शैक्षिक का शुभारंभ हुआ था, शैक्षिक गतिविधियों का। उसके बाद 1965 में टेलीविज़न पर कृषि दर्शन आरंभ हुआ था। आगे देखिए, भारत में साइट का उद्घाटन कब हुआ था? तो इस साइट का उद्घाटन हुआ था वो 1975 में हुआ। साइट के बाद आती है इनसेट, और इनसेट का जो उद्घाटन हुआ था वो 1982 में हुआ। कब हुआ? 1982 में हुआ, ठीक है। इसका ये होगा और इसका ये होगा, ठीक है। आगे आप लगा ही चुके हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि यही आप देखिए। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ था? तो 7/4/1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और भारत का सदस्य बना 12/1/1948 को, ठीक है। भारत पहले सदस्य बना था, उसके बाद यहाँ इसका गठन हुआ था फिर। ओके, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 16/11/1945। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16/11/1945, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे,
आप बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पर बहुत बेहतरीन कथन दिए हुए हैं, तो आप पढ़िए और आंसर लगाइए। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटन ही शिक्षा है। ये किसने कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटन ही शिक्षा है? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। आगे देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से। अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द यानी शब्दों से हुई है? तो एडुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर सभी से हुई है। आंसर डी होगा इसका, ठीक है। और इसमें इस वाली वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं। 255 प्लस हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे अभी, 255 प्लस। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत आनंद आएगा। और भगवान जी ने चाहा तो आपके जितने भी प्रश्न पेपर में आएंगे उसी में से सारे फंस जाएंगे, ठीक है। आंसर सही से लगाते आएगा, ये ध्यान रखना बस। 5वां देखिए, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है J.S. मैकेंजी का, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा जीवन की तैयारी मात्र नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन ही है। शिक्षा क्या है? जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, बल्कि ये स्वयं जीवन ही है। किसने कहा? जॉन ड्यूवी ने कहा। आगे देखिए, शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो ये कैसा इसकी परिभाषा है? व्यापक है, संकुचित है, शाब्दिक है, विश्लेषणात्मक है? तो व्यापक है, ठीक है, व्यापक है। जन्म से मृत्यु तक की बात करिए जब व्यापक है। आगे देखिए, किस प्रकार की शिक्षा में शिक्षा का स्थान व समय निश्चित नहीं होता? तो व्यापक में शिक्षा का स्थान और समय निश्चित नहीं होता। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से कथन है? कहाँ का? तो उपनिषद से लिया गया है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप और प्रगतिशील विकास है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसने बोला था? किसने कहा था? पेस्ट्रोलॉजी। 11वां देखिए, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? एडम्स ने माना है, ठीक है। आंसर लगाते जाइए। पहले आप वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, उसके बाद आप यहाँ आंसर देखिए कि आपके कितने सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? तो प्रौढ़ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। चलिए आगे चलें। यह देखिए, यूनेस्को किस स्तर की संस्था है? आप जानते हैं यूनेस्को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूनेस्को कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आप सभी को भली भांति पता है इसके बारे में। आगे देखिए, राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य, राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या है? देखिए, इसका आंसर होगा स यानी कि सी। 15वां देखिए, पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ मृत्यु। पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। तो ये किसने कहा था? ये कहा था ड्यूवी ने, जॉन ड्यूवी ने। 16वां देखिए, औपचारिक शिक्षा का अन्य नाम है नियमित संविधिक शिक्षा। 17वां देखिए, शिक्षा के किस रूप में कम व्यय होता है? तो सामूहिक रूप में कम व्यय होता है, ठीक है। आंसर लगाते जाना ध्यान से। वीडियो भैया दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, बहुत टाइम हो गया। सही है, चलो करते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग बस ध्यान से पढ़ना और अच्छी लगे तो आगे ज़रूर बढ़ाना, क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना एक वीडियो में। आगे चलते हैं हम लोग। तो आपने ये प्रश्न देखा, औपचारिक शिक्षा का अन्य नाम क्या है? नियमित सांविधिक शिक्षा। शिक्षा के किस रूप में व्यय कम होता है? सामूहिक में होता है, पढ़ ही चुके हैं अभी। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। तो ये किसने कहा था? ये जो बात कही गई थी ना, ये बात कही थी जॉन ड्यूवी ने, ठीक है। क्या कहा था? शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वो सुखी और नैतिक कुशल मानव बन सके, जॉन ड्यूवी ने कहा। 19वां देखिए, शिक्षा का कार्य भावना को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणा को उत्तेजित तथा धार्मिक भावना को विकसित करना है। ये किसने कहा था? ये बात जो कही थी ना, ये कही थी डेनियल वेबस्टर ने, ठीक है। किसने? डेनियल वेबस्टर ने। आगे देखिए, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है और ये शब्द है नैतिकता। किसने कहा? शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है और ये शब्द है नैतिकता। ये बात कही थी हर्बर्ट ने। शिक्षित मनुष्य अधिक उत्पादन में योग देते हैं और इस प्रकार उद्योग और व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होती है। ये किसने कहा था? हुमायूं और कबीर ने।
केवल शिक्षा से ही हमारी राजनीतिक सुरक्षा संभव है। ये किसने कहा? एच मैन ने। ठीक है, किसने? एच मैन ने। आगे चलते हैं। शिक्षा को व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए जिससे वह किसी पर भार न बने। ये कथन किसका है? प्रोफेसर बागले का। ठीक है, 24 में देखिए, किस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन को आनंददायी तरीके से बिताता है। तो जो व्यवहार कुशल व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन को आनंदमयी तरीके से बिताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला प्रश्न देखिए आप, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक है। प्रश्न दिख रहा होगा ना, देखिए, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका आंसर क्या होगा? जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था? राधाकृष्णन ने। क्षेत्रवाद, दलवाद, भाषावाद, समुदायवाद आदि समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? इन सब का आप निराकरण करना चाहते हो तो आपको एकता की जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय एकता की, है ना। 27 में देखिए, समस्त शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रेडरिक ट्रेसी ने। ठीक है, किसने? फ्रेडरिक ट्रेसी ने। आगे देखिए, मूल्यों का मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है। मूल्यों का जो मात्र ज्ञान है ना वही पर्याप्त नहीं है, ये आवश्यकता है। मूल्यों की मतलब आवश्यकता है। तो किसकी आवश्यकता है? मतलब मूल्यों को कहाँ उतारने की आवश्यकता है? तो जीवन में उनका प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब तक आप जीवन में मूल्यों का प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप अच्छे कैसे बन पाओगे, है ना। तो यही बात इसमें कही गई है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो बहुत जल्दी चल रही है, इसलिए जल्दी चल रही है क्योंकि एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है ना, तो अब इतना ताकत नहीं रह जाती है कि पूरी वीडियो लगातार दोबारा से और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ और पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए, इतना नहीं हो पाता है। क्योंकि पहले ही वो 1.5-2 घंटा हो गया। चलिए, इसको बस जल्दी इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि आप केवल उत्तर देखते हैं, प्रश्नोत्तर देखें और ज़्यादा नहीं भटकें कहीं भी। ठीक है, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल संसद में कब पेश किया गया? तो ये बिल जो पेश किया गया था, ये पेश किया गया था अगस्त 1995 में। द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी किसने लिखी? पीटर एफ ड्रकर ने। ये जो बुक थी ना, द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसमें प्राइवेटाइजेशन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, कब किया था? 1960 में किया था, ध्यान रखना है इसे। तीसरा देखिए, निजीकरण का मूल मंत्र है प्रतिस्पर्धा। एलपीजी क्या है? एलपीजी सोचिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है क्या? अरे भैया जी, यहाँ साइंस ना चल रही। क्या है एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के समझौते पर हस्ताक्षर से, अब डब्ल्यूटीओ का मतलब ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यापार से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा? शिक्षा व्यापार की वस्तु बन गई है। ठीक है, क्या हुआ? शिक्षा व्यापार की वस्तु बन गई है। चलिए आगे चलते हैं। इसे देखिए, लोकतंत्रीय सरकार की मांग है शिक्षित जनता। क्या है? लोकतंत्रीय सरकार की मांग है शिक्षित जनता। ये किसने कहा? ये कहा सीले ने। ओके, यह किसका आधारभूत सिद्धांत है? क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में प्रारंभ होते हैं, इसलिए शांति एवं सुरक्षा के साधनों का निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए। किसने कहा था ये कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है? ये यूनेस्को ने कहा था। ठीक है, जनतंत्र और शिक्षा जनतंत्र और शिक्षा के लेखक कौन है? जॉन ड्यूबी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए, जनतंत्र वह सरकार है जो जनता को जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो। देखो, ये बहुत फेमस कथन है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह होता है उसका राष्ट्रीय ध्वज। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रसारण किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया था? किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया था? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92। ठीक है, आश्रम विद्यालय की व्यवस्था किन के लिए की जा रही? तो आश्रम विद्यालय की व्यवस्था जो दूर दराज में लड़के लड़कियां रहते हैं ना, उनके लिए की जा रही है। जो दूर दराज से बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, उनके लिए की जा रही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर।
8वां देखिए, एक राष्ट्र का निर्माण कौन करता है? तो भैया जनता करती है, जनता जनार्दन सबसे बड़ी बात, ठीक है। लोकतंत्र के विकास का आधार है, कौन आधार है? जनता। 10वां देखिए, शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के संप्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। यह विचार है, यह विचार किसका है भाई? यह विचार है हरनशा का, ठीक है, किसका? हरनशा का। ओके, चलिए भैया आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए क्योंकि आपके लिए मेहनत बहुत की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, राज्य एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का पूरा प्रभु सत्ता संपन्न राजनीतिक संगठन है। दोबारा पढ़िए, राज्य एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का प्रभु सत्ता संपन्न राजनीतिक संगठन है। ये किसने कहा था? ये कहा था गिलिन और गिलिन ने, गिलिन ठीक है। आगे देखिए, राज्य एक संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है। यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है। ये किसने कहा था? ये कहा था मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। राज्य शिक्षा का अभिकरण है, अनौपचारिक। लोकतंत्रीय राज्य में शैक्षिक कार्य है। तो भैया योजना बनाना, नियंत्रण करना और क्रियान्वित करना सब है ये, ठीक है। आंसर होगा सी डी। ओके, अब हम लोग चलेंगे और आगे और पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। चलते हैं। देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उत्पादन पर और वितरण पर, यानी कि दोनों इसका आंसर होगा। भूमि जलवायु वन एवं खनिज पदार्थ ये प्राकृतिक संसाधन है, मानव नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। शिक्षा द्वारा आर्थिक विकास के लिए विज्ञान का प्रयोग, कार्य अनुभव तथा व्यावसायिकरण को प्रमुखता देनी होगी, ठीक है। अब चौथा देखिए, शिक्षा एक विनियोग है। तो शिक्षा एक विनियोग है, इसमें क्या है? शिक्षा एक पूंजी के रूप में, लागत लाभ विश्लेषण के रूप में और शिक्षा की लागत, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी। व्यावसायिक शिक्षा को विभाजित किया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मैनेजमेंट एजुकेशन, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, और ये कौन सी शिक्षा है? ये वृत्ति शिक्षा यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये क्या होगा? आंसर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा? डी आंसर होगा। ओके, अब चलेंगे हम लोग और आगे। ओके, चलिए, वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। बहुत बच्चों के पास ये नहीं है सुविधा, उनके पास बुक्स नहीं है, इसलिए आप बढ़ाएंगे तो उन तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। हमारा मुख्य मकसद है उन बच्चों के पास तक पहुंचाना जिनके पास किताब नहीं है और जो किताब न होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन तक पहुंचाना जिससे उनके पेपर भी ठीक हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का जो मुख्य साधन है वो क्या है? कृषि। खेती पर पूरे किसान निर्भर हैं, है ना। लेकिन इस बार तो खेती भी बिल्कुल ख़राब होती जा रही पानी की वजह से, बहुत किसान परेशान है। दूसरा देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी बेरोजगारी के निदान हेतु शिक्षा के स्तर में परिवर्तन पर बल दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। 2011-12 में 7 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर लोगों का प्रतिशत कितना था? तो 74.7%, ठीक है। 74.7% था ये। ओके, आगे चलते हैं। विकसित देशों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो जितने विकसित देश होते हैं ना, उनमें सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा को दी जाती है, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र पर किया गया कुल निवेश व्यय है कितना था? 30,424 करोड़ 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और तीसरा देखिए, सन 2011 में भारत में साक्षरता दर थी 73%। कितनी थी? 73% थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। बढ़ते आगे। ये वाला देखिए, पहला प्रश्न इसमें, संविधान में अधिकारों को कितनी सूचियों में विभक्त किया गया है? तो 3 सूची होती हैं अधिकारों के लिए। किस धारा के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता, उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो कौन सी धारा है? वो धारा है 20A, ठीक है। 20 का फर्स्ट पार्ट।
किस वर्ष शिक्षा को संवर्धित सूची में रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई? 1975 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का संक्षिप्त नाम है, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार है ना, वो उस परिषद का नाम क्या है? CABE, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका नाम आप लिख लेना, सेंट्रल CENTRAL एडवाइजरी लिख लेना, ठीक है, एडवाइजरी ADVISORY एडवाइजरी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, BOARD ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लिखना है नीचे, ठीक है। तो ये क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, इसका है इसकी फुल फॉर्म CABE की फुल फॉर्म है ये, ठीक है, ओके, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका संक्षिप्त नाम। 5वां देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था ना, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बना था UGC जो बना था, वो कब बना था? वो बना था 1953 में, ठीक है, कब बना था? 1953 में। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ये वाला प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न देखिए, किसी राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? आप जानते होंगे, उस प्रदेश का राज्यपाल। शिक्षा में सुधार एवं विकास के लिए किस परिषद की स्थापना की गई? तो NCERT, किसकी? NCERT। NCERT का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रायोजना एवं प्रशासन संस्थान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। 10वां देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली में है, ओके। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? अब आप सोचकर देखिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की? तो इसकी स्थापना की गई थी 22 मार्च 1955 को, ओके। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना 22 मार्च 1955 को की गई थी। 12वां देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना थी ना, वो थी जुलाई 1952 में, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? जुलाई 1952 में। 13वां देखिए, संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? कब पारित किया गया था? ये 1993 में। शिक्षा भारती एक्ट जो था, अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट जो था 1993 में पारित किया गया था, पास किया गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ओके, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 15वां देखिए, प्रदेश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, तो ये राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल। 16वां देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संविधान का 76वां संशोधन में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 76वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसको संवर्धित सूची में शामिल किया गया शिक्षा को इस समय, ठीक है, जो कब हुआ था? 76वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संवर्धित सूची शामिल कब हुआ था? ये क्या बताया इसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संविधान का 76वां संशोधन में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया था? केवल सूची पूछी है, तो किसमें? संवर्धित सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, और 86 में तो हुआ ही था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, प्रदेश की शिक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो शिक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? प्रदेश का शिक्षा मंत्री। सचिवालय का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो इस सचिवालय का मुख्य अधिकारी शिक्षा सचिव होता है, ठीक है। और अब आगे देखिए, शिक्षा निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है शिक्षा निदेशक। लोक शिक्षा संचालन का प्रमुख अधिकारी होता है, तो लोक शिक्षा आयुक्त, ठीक है, लोक शिक्षा आयुक्त, आप इसका नाम लिखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अधिकार की प्रमुख विशेषता है। अधिकार की प्रमुख विशेषता क्या है? समाज द्वारा स्वीकृति, राज्य का संरक्षण, सार्वभौमिकता, यानी कि डी आंसर होगा। कानूनी अधिकार नहीं है, तो ये जो नैतिक अधिकार है ये कानूनी अधिकार नहीं है, बाकी सब कानूनी अधिकार हैं। सामाजिक अधिकार नहीं है, तो भैया जो मताधिकार है ना, ये कैसा अधिकार है? ये आपका वैध अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, तो मताधिकार इसमें सामाजिक अधिकार नहीं होगा।
बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन और पिता के दुलार से सीखता है। किसने कहा था? मैजनी ने कहा था। किसने कहा था? मैजनी ने कहा था। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा था? डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार की बातें की जा रही है, तो यहाँ राजनीतिक अधिकार कौन सा है? अभी हमने आपको बताया ही था, कौन सा है? वोट डालने का अधिकार, यानी मतदान का अधिकार। निम्नलिखित में से आदर्शवादी विचारक कौन थे? हीगल थे। अधिकार वे मांग है जिसे जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। किसने कहा था? बोसांके ने कहा था ये। ओके, अब देखिए और आगे। अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की ही औचित्यपूर्ण मांग है। मांग है। किसने कहा था? ये बात कही थी वाइल्ड ने। किसने? वाइल्ड ने कही थी। कर्तव्यों का पालन करना मनुष्य के जीवन की वह स्थिति है जो राज्य की ओर से किए गए अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य होती है। किसने कहा था ये? ये जो बात कही थी कर्तव्यों के पालन के बारे में, तो ये बात कही थी लास्की ने। किसने? लास्की ने। ठीक है, चलो जी हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपको देख लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न उत्तर थोड़ा लेट बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि अभी वीडियो पूरी रिकॉर्ड करी तो उसमें बड़ा टाइम लग गया और यहाँ पर थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ना, तो ये है। अब एक ही चीज़ को दोबारा से रिपीट करो और फिर उसको अपलोड करो तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। वो 2 घंटे की वीडियो अपलोड हो गई थी पूरी, फिर उसको डिलीट मारा तुरंत, ऐसा हुआ ना। तो खैर जो भी है, चलते हैं आगे। चलता रहता है ये तो सब कुछ। पता नहीं ये वीडियो आपके पास कितनी देर में पहुंचेगी, क्योंकि नेट कम है और हमको नहीं पता कितने बजे तक पहुंच पाएगी ये। ठीक है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि बहुत जल्दी पहुंच जाए। ओके, चलते हैं हम लोग। मानवाधिकार विश्व सम्मेलन 1993 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वियना में। ठीक है, वियना में। नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक अधिकार कौन से हैं? ये सभी हैं। ठीक है, सकारात्मक। अच्छा, यदि जिसको नहीं पता हो कि नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार कैसे होते हैं, कैसे पहचाने, तो इसकी पेपर 102 की हमने यूनिट डाली हुई है। आप पूरे 102 को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। नकारात्मक अधिकार वैसे होते हैं जो आपसे खुद से रिलेटेड होते हैं, जिन पर आप अधिकार अपने हिसाब से कर सकते हो, और सकारात्मक अधिकार वो होते हैं जिस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार आपके लिए करती है। ठीक है, तो सकारात्मक अधिकार क्या होंगे? ये सभी होंगे। ओके, आगे देखिए। अभिव्यक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति जो है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आती है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था ये? 1993 में। ओके, 1993 में। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न देखिए, संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है? तो संविधान में जो राज्य से तात्पर्य है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार तथा प्रशासन। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 45वां अनुच्छेद होगा। शिक्षा को संवर्धित सूची में कब लाया गया था? तो 1976 में लाया गया था। शिक्षा को संवर्धित सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ठीक है, आंसर लगा लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संवैधानिक प्रावधान की धारा 45 संबंधित है। तो जो धारा 45 संबंधित है वो है 14 वर्ष की आयु के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से। ठीक है, अब देखिए 6वां प्रश्न देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये जो प्रयास किया जा रहा है ना, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? कि ये किसका परम लक्ष्य है? किसका है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। ओके, चलो आगे देखिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा का प्रावधान किसके अंतर्गत है? 46 के अंतर्गत। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 28। ठीक है, आगे चलते हैं। ये याद रहे कि ये जो वीडियो चल रही है ये पेपर 102 की है और इसमें आपकी पूरी 5 यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर हैं। केवल एक ही बुक से नहीं लिया गया, बल्कि 2-3 बुक्स को मिलाकर यहाँ पर आपके आंसर्स रखे गए, क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरी देखना और लाइक ज़रूर करना और शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत हो रही है इस बार, दोबारा जो हो रही है ये बड़ा परेशान कर रहा है हमको। मतलब दोबारा में जो हो रही है ना, बहुत मेहनत लगती है ना दोबारा में करने में, इसलिए आप ध्यान से देखना और बस ध्यान से देखना, हम इतना चाहते हैं, और उन बच्चों तक पहुँचा देना जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए। जैन धर्म के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं।
तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये सभी हैं, केवल आंसर हम लगा रहे हैं, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सत अपरिवर्तनीय नित्य द्रव्य है। ओके। तीसरा देखिए, जैन धर्म के अनुसार पूर्ण ज्ञान की अवस्था को कहते हैं केवल ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य में होती है, ठीक है। जैन धर्म में पुद्गल का अर्थ है जिसका संयोग और विभाग हो सके, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव के बंधन का हेतु क्या है, आसत। क्या है, आसत। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जैन मत स्वीकार नहीं करता, तो अनात्मवाद को स्वीकार नहीं करता। जैन मत के अनुसार बंधन का कारण है, क्या कारण है बंधन का, बंधन का कारण जैन धर्म के अनुसार जो है वो है आत्मा में पुद्गलों का अंतर्वाह। पुद्गल का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, क्या होता है, पदार्थ। 9वां देखिए, जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा जीव। जीव एक सीमित किंतु परिवर्तनशील आकार का नित्य द्रव्य, ये इसका आंसर सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। देखो आपको यदि इनमें ये समझ नहीं आ रही है ना कि ये पता नहीं कहाँ से उत्तर आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो भैया इनकी जो पूरी थ्योरी है वो हमने यहाँ पर यूनिट वाइज डाल रखी है, पूरा पढ़ लेना ध्यान से, सब समझ आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ोगे तो ही समझ आएगा आपको, ओके। और केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो ऑब्जेक्टिव इसी में से पढ़ लेना, नहीं तो पूरा थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आपको हर प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। 10वां देखिए, जैन नीति शास्त्र में त्रिरत्न का विषय है। त्रिरत्न मतलब कौन कौन से हैं त्रिरत्न, तो सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, 3 चीज़ होती है ना इसमें। तो ढूंढिए कहाँ पर है सम्यक, कहाँ पर है ये, देखिए एक बार ध्यान से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यह है तो सही, ठीक है। फर्स्ट है, स्मृति नहीं होती इसमें, स्मृति नहीं होती इसमें, और इसमें स्मृति नहीं होती है, ठीक है। पहला इसका सही है। आगे चलते हैं हम लोग, ओके। देखिए नीत जैन नीति शास्त्र में त्रिरत्न, अरे तो वही आ गया अभी वाला, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन दर्शन में अहिंसा में निहित है। अहिंसा में निहित क्या है, किसी प्राणी का वध न करना, ये तो सही है। किसी अन्य प्राणी द्वारा व्यक्ति किसी प्राणी का वध न करना, ये भी सही है, मतलब उपयुक्त सभी सब सही है, ठीक है। आगे देखिए, जैन नीति शास्त्र के 5 महाव्रतों में सम्मिलित है। आप जानते हैं सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 ही है ना, तो यही है, आंसर होगा डी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे कौन कौन से प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न हैं, आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इस प्रश्न में देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्य है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्य क्या है, क्षणिक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा अपरिमित शाश्वत द्रव्य है। बौद्ध दर्शन तो आत्मा को मानता ही नहीं है, मानता है क्या, क्या कुछ ऐसा है। बौद्ध जो दर्शन है ना वो आत्मा 5 स्कंदों का संघात है, ऐसा कहता है, ठीक है। आत्मा 5 स्कंदों का संघात है, ओके। आत्मा 5 स्कंदों का संघात है। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक, ठीक है। मिज्जम निकाय किस दार्शनिक संप्रदाय से संबंधित है, तो मिज्जम बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अच्छा आपको एक बात बता दूं, जो हम वो वाली वीडियो डालना चाह रहे थे जो थ्योरी वाली है एसी पेपर की 102 की, जो 5th यूनिट की थ्योरी वाली वीडियो है, वो हम अब इस वक्त नहीं डाल पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और नींद भी आ रही है बहुत तेज़। तो क्या है, वो वीडियो हम सुबह डालेंगे, ठीक है। वो तो डल ही चुकी थी लेकिन सुबह डालेंगे, उसे बाद में डालेंगे। अब फिलहाल तो आप ये वीडियो देखना कब कितने बजे तक पहुँचेगा। अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, बहुत सारे नहीं मतलब काफ़ी प्रश्न हैं, क्योंकि 255 प्लस ये प्रश्न है कुछ, ठीक है। 255-56 इस तरह से हैं कुछ, ओके। तो आज यही वाली वीडियो डालेंगे हम, उसे हम कल डाल देंगे सुबह, ध्यान रखिएगा, उसे हम कल डाल देंगे। इसी का 102 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है 5th यूनिट वाला, वो हम सुबह डाल देंगे, है ना। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं 102 के लिए, ठीक है। इसका आंसर कीजिए अब। शील प्रज्ञा और समाधि तीनों बौद्ध धर्म की क्या है, आधारशिलाएँ हैं। प्रत्युत समुत्पाद के अनुसार
प्रत्येक घटक सकारण है। क्या है? प्रत्येक घटक सकारण है। ओके, आगे देखिए, ये प्रश्न पढ़िए। भारतीय दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांतों में किसमें कहा गया है कि आत्मा सार तत्व नहीं है? किसने कहा था? बौद्ध ने कहा था कि आत्मा सार तत्व है ही नहीं। अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा किसने दी थी? बौद्ध ने दी थी। क्या बौद्ध मत को निराशावादी कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि यह दुख से निकलने का मार्ग दिखलाता है। ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद संबंधित है दुख समुदाय से। ओके, किससे? दुख समुदाय से। सम्यक स्मृति का अर्थ है। सम्यक स्मृति का अर्थ क्या है? ये ना जरा आप पढ़ के देखिए एक बार। क्या है? मन और देह के सही स्वरूप को याद रखना। आंसर होगा इसका सी। आंसर क्या होगा? सी, मन और देह के सही स्वरूप को याद रखना। 12 देखिए, निम्न समूहों में से कौन सा एक कारणता की बाहरी कड़ियों में शामिल नहीं है? कारणता की बाहरी कड़ियों में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें आंसर होगा डी, जन्म मृत्यु और निर्वाण। ठीक है, बाकी सब कारणता की बाहरी कड़ियों में शामिल हैं। बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती है तो कहाँ? बौद्ध मठों में, संघों में, संगारा में और बौद्ध विहार में, यानी कि सब में। ठीक है, 14 देखिए, बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है। इसका प्रधान उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। 15 देखिए, पवज्जा कहते थे। पवज्जा किसे कहते थे? मठ में प्रवेश का संस्कार। पवज्जा मठ में प्रवेश का संस्कार कहलाता था। बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम था। भाषा कैसी थी? तो पाली भाषा थी। कैसी थी? पाली भाषा। ठीक है, चलिए, बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता था निर्वाण। क्या कहा जाता था? निर्वाण। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न पढ़िए, रावलपिंडी के पश्चिम में 20 मील की दूरी पर विश्वविद्यालय स्थित है, तो कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला। रावलपिंडी के 20 मील दूर। पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 55 मील की दूरी पर कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या रहता? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। आगे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा थी, तो वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़ लेते हैं एक बार कि कौन कौन से कथन इसमें हैं और कौन सा कथन इसमें असत्य है। पहला देखिए, शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः ज्ञान प्राप्त करना था, ये इसका असत्य कथन है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। और पराविद्या संबंधित है। पराविद्या आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान। देखो, हम किसी प्रश्न को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, उसका थ्योरी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं थ्योरी के बारे में सारी चीज़ें, वहाँ देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम ऑप्शन सिलेक्ट करके आंसर बता रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, केवल आपको प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए कि इसके प्रश्न का उत्तर ये होगा, और ये वीडियो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम करेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये, जहाँ तक है। ठीक है, आगे देखिए, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था पाली। ठीक है, आगे देखिए, अब ये देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सलाहकार बनकर भारत में कब आया था? तो 10 जून 1834 को। ठीक है, 5वां देखिए, सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1835 के प्रसिद्ध है मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था। ठीक है, छन्ने का सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकाले ने दिया था। ओके, आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न पढ़िए, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी, तो विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? ये की थी 1835 में। ठीक है, यह भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र यानी कि द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये किसने कहा था? इसको किसको? बुद्धिस्ट फेस्ट को कहा था। किसने कहा था? जेम्स ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स ने कहा था। ठीक है, 10वां देखिए, बुड डिस्पैच यानी बुड का घोषणा पत्र में प्रस्तुत सुझाव नहीं थे। कौन सा सुझाव नहीं था? तो ये सी वाला जो है ये नहीं था। ठीक है, पढ़ लेना इसको। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? चार्ल्स बुड ने की थी। आगे देखिए, लॉर्ड रिपन द्वारा
3 जनवरी 1882 को गठित भारतीय शिक्षा आयोग में कुल 20 सदस्य थे। उनमें से कितने भारतीय थे? तो 7 थे। ठीक है, 3 जनवरी 1882 को गठित हुई थी भारतीय शिक्षा आयोग, ध्यान रखना। सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? 5 थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में कितने भारतीय सदस्य थे? 2 थे। ठीक है, 2 थे इसमें। प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए, ये सिफारिश किसने की थी? कि प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए। ये जो सिफारिश की थी ना, ये सिफारिश की थी किसने? ये जो थी ना शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 में इन्होंने की थी। ठीक है, 1904 की प्रस्ताव था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पढ़िए। बड़ौदा नरेश ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम कब पारित किया? तो 1906 में। सैडर आयोग जाना जाता है कलकत्ता आयोग के नाम से, सर्जेंट वुड रिपोर्ट या फिर हंटर कमीशन के नाम से। तो सैडलर आयोग जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 18वें देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में। आगे चलिए। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने किया था 1911 में। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिया था? किसकी ओर? अपव्यय एवं अवरोधन की ओर, प्राथमिक शिक्षा में। तो ये किसने ध्यान दिया था? ये थी हर्टोग कमेटी। ठीक, क्या थी? हर्टोग कमेटी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी 1937 में। जाकिर हुसैन ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? 1938 में। ठीक है, 1938 में। ओके, आगे देखिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने। 24वां देखिए, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो ये जो है ना, ये समवाय सिद्धांत, ये नहीं है। ठीक है, कौन सा है? समवाय सिद्धांत नहीं है। ओके, तो फिर आगे देखिए, ये सही है क्या? देखिए, हमने एक एग्जाम में देखा था, पढ़ा हुआ लिखा हुआ कि बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है, तो उसमें लिखा था समवाय पद्धति। ठीक है, लेकिन जब उसमें और देखा गया, दूसरी किताब में भी देखा, तो आंसर इसका साहित्यिक शिक्षा ज़्यादा सही था। ठीक है, क्योंकि हमने 3 बुक से बनाए हैं, 3 बुक से रखे हैं प्रश्न, किसी में यदि कोई था तो हटा दिया, इस तरह से किया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो साहित्यिक शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेसिक शिक्षा की बात की जा रही है, कौन सी पद्धति की बात की जा रही है, कौन सी नहीं थी। तो ये साहित्यिक शिक्षा ज़्यादा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, क्या लगाएंगे आप? सी आंसर लगाएंगे। सार्जेंट योजना को जाना जाता है किस रिपोर्ट के नाम से? सार्जेंट रिपोर्ट। भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसके नाम से। ठीक है, आंसर होगा डी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो था वो कब हुआ था? गठन हुआ था 1921 में। ठीक है, कब? 1921 में। आगे देखिए, ये प्रश्न पढ़िए। निम्नांकित आयोग समिति अध्यक्ष गिरोह में से कौन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? मुदालियर आयोग। ठीक है, मुदालियर ने ये बनाया था माध्यमिक शिक्षा आयोग, बाकी सब ठीक है। हर्टोग समिति फिलिप की थी। कलकत्ता आयोग माइकल सैडलर। हंटर आयोग विलियम हंटर। ठीक है, सही है। 28 देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था उसका गठन हुआ था 1948 में। ठीक है, 1948 में। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये जो सुझाव दिया था ना, ग्रामीण के गांव में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ये सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग ने प्रस्तावित किया? तो ये कोठारी आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा सीनियर एजुकेशन कमीशन 1952-53 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग। ठीक है, क्या था? मुदालियर आयोग। चलिए आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं, तो कौन कौन सी सिफारिशें हैं प्रमुख? जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की त्रिमुखी जो लाभ परियोजना है ना, त्रिमुखी लाभ मिले किसको? शिक्षकों को। तो ये वाली सही है इसमें। ठीक है, मुख्य सिफारिश यही थी। मुदालियर आयोग का संबंध है किससे? माध्यमिक शिक्षा से। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खोले गए? बहुउद्देशीय जो खोले गए थे
वो खोले गए थे किसकी सिफारिश पर? माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। ध्यान रखना इसको, बहुउद्देशीय महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें ये लिखा है ना, मारी नहीं है, हमारी है, या हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें इस सुधार की आवश्यकता है। किसने कहा? राधाकृष्ण आयोग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो जो NCERT आप देखते हो, जानते हो, NCERT की स्थापना ये जो हुई थी ना, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में। ठीक है, 1961 में NCERT ने करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, इसको कब प्रकाशित किया था? इसका जो प्रकाशन किया था RTI ने, करिकुलम फ्रेमवर्क का जो प्रकाशन किया था वो किया था 1998 में। ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, तो कोठारी शिक्षा आयोग ने अपने 1966 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, आगे देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? संपूर्ण शिक्षा। राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था। कोठारी आयोग ने मतलब किस चीज़ का सुझाव दिया था? जो कोठारी आयोग था ना, उसने सुझाव दिया कि कॉमन स्कूल सिस्टम खोला जाए, कॉमन स्कूल सिस्टम लगाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1966-64 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल सदस्य थे 17। ठीक है, कितने थे? 17। शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था? तो जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था वो था नेबरहुड स्कूल। अब कहीं कहीं नवोदय विश्वविद्यालय भी है, नवोदय विद्यालय भी है, लेकिन हम अधिकतर हमने नेबरहुड ही देखा है। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, नेबरहुड ही इसमें देखा है। ओके, तो ये जो प्रश्न है आपने देखे, और क्या है, और भी प्रश्न है इसमें भी। ठीक है, चूँकि हम लोग यहाँ पर 255 या 250 प्लस क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये एक जगह से नहीं लिए गए, कई जगह से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसमें शिक्षा के निषेधन सिद्धांत ने किस वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दिया था? जो निषेधन सिद्धांत था उसने उच्च वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। ठीक है, 10वां देखिए, वेंटिक ने शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? तो जो विलियम वेंटिक था ना, उसने शिक्षा की घोषणा कब की थी? उसने की थी मार्च 1935 में। ओके, 11वां देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब और किसने किया था? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया था? तो ये किया था 1839 में लॉर्ड आकलैंड ने। किसने किया था? आकलैंड ने किया था। 12वां देखिए, किस वर्ष कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किया गया? तो ये जो परिवर्तन हुआ था ना कंपनी के आज्ञा पत्र में, आपको ध्यान होगा कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद परिवर्तन उसमें होता था। तो कब किया गया था? 1853 में। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? कब भेजा गया? 1954 में। ठीक है, कब भेजा गया? 1954 में। आगे देखिए, 14वां देखिए, घोषणा पत्र के अनुसार प्रांत यानी कि अब राज्य की शिक्षा को सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? घोषणा पत्र के अनुसार प्रांत की शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? तो जो लोक शिक्षा संचालक है वो कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कलकत्ता तथा बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय के आदर्श किसे बनाया गया? लंदन विश्वविद्यालय को। 15 का आंसर क्या लगाएंगे? बी, लंदन विश्वविद्यालय को। 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? जो 1882 में आया था ना, या उसकी बात हो रही है? तो कोठारी था क्या? नहीं, ये तो नहीं था। 64-66 था ये तो नहीं था ना। तो कौन सा था इनमें से? फिर आंसर था हंटर आयोग। ठीक है, कौन सा था? हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना के समय केवल 2 प्रशिक्षण विद्यालय थे। इनमें से एक लखनऊ में था। क्या है? इनमें से एक लाहौर में था और दूसरा कहाँ था? ये दे रखा है इसमें। हंटर आयोग की स्थापना के समय केवल 2 प्रशिक्षण विद्यालय थे, जिनमें से एक लाहौर में था और जो दूसरा विद्यालय था ना वो था मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हंटर आयोग की स्थापना अभी आपने देखा ही था, अभी आपने प्रश्न किया भी था, कब हुई थी? यहाँ पर आपने पढ़ा था ना 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हंटर आयोग कहाँ गया प्रश्न? ये देखिए, हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था। तो हंटर आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो क्या करता था हंटर आयोग?
इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना। ठीक है, क्या था? प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना। 20वां देखिए, हंटर आयोग ने निम्न में से किसके संबंध में सुझाव नहीं दिए हैं? हंटर आयोग ने किसके संबंध में सुझाव नहीं दिए हैं? तो हंटर आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में सुझाव नहीं दिए थे। सर विलियम हंटर किस आयोग के अध्यक्ष थे? विलियम हंटर किसके थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रहे ये। ठीक है, आगे देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात की जा रही है, तो बहुत फेमस नाम जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, कौन थे? राधाकृष्णन ना। राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था, तो उच्च शिक्षा से संबंधित था ये। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था, कौन सा कार्य क्षेत्र था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का? तो संपूर्ण शिक्षा। ठीक है, क्या था? संपूर्ण शिक्षा। ओके, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था? कब किया था? 1911 में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा में जब अपव्यय अवरोधन की जो ध्यान दिया था ना, वो कौन सी समिति थी? वो थी हार्टॉग समिति। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया था आपको, मुदालियर आयोग। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा समझ लेना बस ध्यान से। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या, ये तो अभी बता ही दिया हमने ना, 17 थी। शैक्षिक अवसरों पर समानता हेतु निम्नलिखित कौन सा सुझाव कोठारी आयोग ने दिया? नेबरहुड दिया था। भारत में सार्जेंट योजना को जाना जाता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। सार्जेंट योजना को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी सार्जेंट योजना का नाम था? डी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था, है ना? कब हुआ था? 1921 में। ओके, तो आगे देखिए, और हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक विचारों की सबसे कमज़ोर कड़ी है, किसने कहा था ये? राधाकृष्णन आयोग ने। आगे देखिए, जहाँ भी हमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं वो हमने ले लिए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो आपको लगता है वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये आपके पेपर से रिलेटेड ही है, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था। बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ था क्या? निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, क्या था? निर्वाण प्राप्ति। उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो ये तो 10। ठीक है, क्या था आंसर? 10। ओके, आप इसका आंसर लगाएंगे 10। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ये आप देख चुके हो कि पाली भाषा थी उस टाइम, पाली। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में किन देशों के छात्र अध्ययन करते थे? तो चीन, जावा, बर्मा के। ओके, उपसंपदा जो संस्कार होता था ना संघ में, वो कितने वर्ष पर होता था? कब होता था वो? जरा देखिए बड़े ध्यान से, भगवान। उपसंपदा संस्कार जो होता था ना, वो कब होता था? 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद। उपसंपदा संस्कार कब होता था? 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न देखिए, पवज्जा संस्कार के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए थी? तो क्या पवज्जा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 वर्ष। ठीक है, कम से कम आयु इतनी होनी ही चाहिए थी। दूसरा देखिए, बौद्ध मठों में किस संस्कार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है? पवज्जा संस्कार के बाद। भारतीय दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसमें कहा गया है कि आत्मा सारतत्व नहीं है? किसमें कहा गया है? आत्मा सारतत्व नहीं है, ये बौद्ध में कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है? बौद्ध में। उत्तर मत देखा करो, अपने आप किया करो। ठीक है, और फिर जब यहाँ बताया जाए तब देखा करो। ओके, भारतीय दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांतों में किसमें कहा गया आत्मा सारतत्व नहीं है? तो जो बौद्ध में कहा गया है। बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहते हैं निर्वाण। ओके, आगे चलते हैं, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। यदि कहीं से एक भी प्रश्न सही लगता है ना, हमने वो भी इसमें डाल रखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो कैसी भी। बौद्ध मत को निराशावादी कहा जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि दुखों से निकलने का मार्ग दिखलाता है। प्राथमिक शिक्षा में वर्णमाला के ज्ञान हेतु कौन सी बाल पोथी चढ़ाई जाती थी? तो ये सिद्ध रस थी। क्या थी? सिद्धि रस्त।
ओके, किसमें? प्राथमिक शिक्षा, सिद्धिरस्त। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो ये जो संघ और मठ हुआ करते था वो थे। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये तो साहब आप पढ़ ही चुके हो, अभी हमने बता ही दिया है। बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? जीवन में निर्वाण की प्राप्ति। क्या था? जीवन में निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, किस संस्कार के बाद बौद्धिक भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश मिलता था? तो ये जो संघ में प्रवेश मिलता था ना, कौन सा वो करता पड़ता था? इसमें उपसंपदा संस्कार करना होता था, तब प्रवेश मिलता था। ठीक है, बौद्ध युग में विद्याधन किस अवस्था से किस अवस्था तक होता था? देखो, आप देख रहे हो हमारी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है ना, क्योंकि बड़ी ज़ोर की नींद आ रही है। खैर, इसको पूरा करते हैं जल्दी से। बौद्ध युग में विद्याध्ययन किस अवस्था से किस अवस्था तक होता था? कब से कब तक होता था? तो 10 वर्ष से 30 वर्ष तक इसमें अध्ययन हुआ करता था। ठीक है, बौद्ध युग में 10 वर्ष से 30 वर्ष तक होता था। 12वां देखिए, बौद्ध युग में शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा थी? कम से कम 10 बार आपने पढ़ लिया होगा अब तक ये। तो लोक भाषाएं और पाली। ठीक है, लोक भाषा और पाली। आगे चलते हैं। यहाँ ये प्रश्न देखिए, संविधान में अधिकारों की संख्या बताई है। तो संविधान में अधिकार कितने बताए गए? तो संविधान के अनुसार तो चूंकि ये पूछ रहा है बताई गई है, तो बताई गई है को तो हम अभी 6 लिखेंगे, लेकिन ये कहें कि संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो थी यदि बात होती है ना, तो पहले 7 अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया, इसलिए अब रह गए केवल 6। तो यहाँ अधिकारों की संख्या 6 बताई गई है, फिर यहाँ पर बताई गई है कहा जा रहा है। ठीक है, यदि थी होता, इसमें बताई गई थी, तो क्या होता? तो थे 7। ओके, 8वां देखिए, सार्वभौमिकरण अंग्रेजी शब्द के किस शब्द का रूपांतरण है? तो किसका है? यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, 9वां देखिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा किसमें? 45वें है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के चरण हैं, तो ये सभी सही हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 2009 में। ठीक है, 2009 में। आगे चलते हैं अब हम लोग। ध्यान से देखना भैया, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, ध्यान से देखना, बहुत जोर की नींद आ रही है। ठीक है खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर की और बात है, बस पढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये देखिए, इसमें भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं, तो कौन कौन से? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका आंसर होगा कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान कराना। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? आपको बताइए, संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। स्टार्ट में 10 थे, लेकिन फिर एक और इसमें जोड़ दिया गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विषय में। ठीक है, चूंकि है पूछ रहे कितने कर्तव्य हैं, तो 11 हैं अभी। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? ये तो आप पढ़ ही चुके हो, कब लाया गया? 1976 में लाया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान के थ्रू लाया गया? तो कौन सा संविधान था? 42वां था, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये सब आप पढ़ ही चुके हो, ये जो हैं। अधिकारों की संख्या कितनी बताई गई है, ये भी आपने देख लिया, ये भी देख लिया, है ना। खैर चलिए, वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, इसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं, 200-250 प्लस देख लिए हैं इसमें। ठीक है, किसी में भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको रीचेक किया जाएगा। आपके लिए एक नहीं, 2-3 जगह से पेपर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। अभी वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही है हमको। अब कल हम वीडियो सेंड करेंगे इसी पेपर 102 की, जो थियोरटिकल है। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव है वो पूरा। ओके, चलिए फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए और बढ़िया तरह से तैयारी करते रहिए। और इस चैनल पे आपको बीएड, एमएड से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराई जाती है। ठीक है, तो आप बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी यहाँ पूरी चीज़ देख सकते हो। इस चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कुछ बात कहनी हो,
किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें। वैसे तो इस चैनल पे आपको सही और सटीक जानकारी ही दी जाती है, ठीक है, चाहे वो किसी से पूछ कर दी जाए, किसी सोर्स से जानकारी लेकर दी जाए, ठीक है, आपको सही जानकारी दी जाती है। इसलिए आप अपने इस चैनल पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, तभी आपको इसमें आनंद आएगा। और जहाँ तक है आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो आप रखते हैं, आप फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, कल फिर मिलते हैं, बाय।